अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. Thank you. सर, 2-3 दिन से हंगामा आप देख ही रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का। कभी वो अटैक करते हैं और कभी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ क्या चल रहा है? और अब ये भी कह रहे हैं कि जी दोबारा से टर्म्स को ठीक करना है और इस चीज़ को दोनों कंट्रीज़ चाह रही हैं कि आगे ना बढ़े। देखिए आरजू, इसमें दर हकीकत अफसोस से मैं कहूंगा कि चार मुल्क रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर जो है वो उन पे अटैक, तीन मुल्कों पे तो अटैक किया ईरान ने, लेकिन ईरान खुद भी तो देखिए हालत जंग में है और आज से नहीं है, काफी अरसे से। चारों के चारों अंदर एक कॉमन चीज है, चारों मुसलमान कंट्री है और एक दूसरे को मार रहे हैं बिल्कुल। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो जलीलो ख्वार होने में सिर्फ 1.9 बिलियन लोग मुसलमान ही हैं ज्यादा, जहां इस वक्त सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है। अब आगे मैं इस पे चलूंगा। हो क्या रहा है दर हकीकत, नए ब्लॉक बन रहे हैं दुनिया के अंदर और उन ब्लॉक्स के अंदर ईरान जो है इस और ईरान जो है वो इस वक्त लीड कर रहा है इश्यूज में। ब्लॉक बन रहे हैं, रशिया है एक साइड पे, चाइना भी रशिया के साथ है, लेकिन जो दूसरी साइड पे जो कमजोर मरीज है वो अमेरिका है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि रशिया और ईरान के पास पैसे कहां से आए जो सारा इस सारी जंग को वो सपोर्ट कर रहे हैं। दर हकीकत यूक्रेन की जंग के बहाने जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे तो रशिया के ऊपर, तो रशिया ने बहुत पैसा बनाया उसमें, पेट्रोल, अपना गैसोलीन पेट्रोल को बेचकर अंडर मार्केट। और इतने कमजोर हो चुके हैं अमेरिकन कि भारत वही तेल अंडर सैंक्शंस रशिया से लेकर रिफाइन करके दूसरे नामों जहाजों पे बेचता रहा है अमेरिका को। अमेरिका खुद खरीदता रहा है, ये हालात है इस वक्त। यूरोप खरीदता रहा है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए कि दुनिया में आज जो भी हो रहा है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी से हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बराक ओबामा साहब का 12वां साल चल रहा है अमेरिका को चलाते हुए। पहले 8 साल उन्होंने खुद चलाया, उसके बाद अब भी मुल्क वही चला रहे हैं। जो बाइडेन साहब जो है उनको तो स्टेज पे पकड़ के चढ़ाया जाता है और स्टेज से पकड़ के उतार लिया जाता है इस वक्त। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर बताई जाए तो इस वक्त लॉयड ऑस्टिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब 2 हफ्ते हो गए, उनका पता ही नहीं है, बेचारे जिंदा हैं, फौत हो चुके हैं, लेकिन उनसे ना इस्तीफा मांगा जा रहा है ना वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि बराक ओबामा के दोस्त हैं, भाईचारे वाले हैं, वो आए हैं, उनको कौन निकाल सकता है। तो अब बराक ओबामा क्या थे? बराक ओबामा साहब जो है उनको प्यूटन ने स्टडी कर लिया था सीरिया में बहुत अरसा पहले। उनकी फॉरेन पॉलिसीज कमजोर थी, उनको चाइना ने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पता था उन्हें। अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी उनकी। उनका खुद एक सोशलिस्ट एजेंडा टाइप है। अपने मुल्क के अंदर बॉर्डरलेस कंट्री है। कभी कोई ऐसा कौन सा बॉर्डर आप कहेंगे जो बिल्कुल खुला, उसको बॉर्डर कहीं नहीं जा सकता। 3 लाख लोग एक महीने में एंटर हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं बल्कि इसका साथ रेफरेंस ये दूंगा, मैं कल 2 दिन अपने एक पॉलिटिकल अपने ट्रिप पर था। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की इस वक्त काकस जो उनके है वो इलेक्शन हो रहा है न्यू हैम्पशायर में, पोर्ट्समाउथ में 2 दिन वहां पे रहा हूं। ना सिर्फ रिपब्लिकन लीडरों से मेरी 2-3 मीटिंग्स रही, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ भी मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनकी स्पीच सुनने का इत्तेफाक हुआ। उस पर भी मजीद चल के बात करता हूं, लेकिन ईरान के हालात पे जरा ज्यादा जोर देना चाहूंगा। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा रूबल, 2023 की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंसी वो रही है रूबल। बहुत पैसा बनाया। साथ यूक्रेन ने भी बहुत पैसा बनाया, अमेरिकन ने भी बहुत पैसा बनाया, लेकिन करप्शन के जरिए। यहां से जो अमेरिकन हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने पैसा यहां से भेजा यूक्रेन से, यूक्रेन से किकबैक्स लेते रहे। जो करप्ट पॉलिटिशियन है सारे, सब ने पैसा लूटा, अमेरिका को लूटते रहे सारे। तो दोनों साइडों पे हालात इस तरह के। अब दूसरा उसके साथ ये हुआ है, मैं ये एक स्पोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, गाजा के नीचे 500 किलोमीटर की जो टनल्स बनाई है वो सारे ईरानी पैसे से बनी। और दिया को किसने? ओबामा भाईजान जो है वो बराक हुसैन ओबामा साहब जो है, ही इज इन लव विद ईरान। तो वो उनको ना सिर्फ उन्होंने सैंक्शंस कमजोर की, बल्कि उनको कैश भी दिया अपने दौर में। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, बल्कि जो कल रात पे इस टॉपिक पे बात हुई उनसे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सैंक्शंस लगाई बड़े सख्त तरीके से और वो काम करती रही है। ईरान पिछले कुछ अरसे में कुछ भी नहीं कर पाया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में थे। जो ही वो हटते गए तो सैंक्शंस भी कम उनकी छोड़ दी गई ओबामा स्लैश बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो दोबारा उन्होंने पैसा बनाया।
और उसका वो खुल के अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गाजा में भी, हिजबुल्लाह के साथ भी, सीरिया में भी, और इसी का उन्होंने अगले दिन जो ये जो वाकया पाकिस्तान में हमला है वो रिलेटेड है दर हकीकत एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी अब्दुल मालिक रेगी की, जंदुल्ला की, जो कि खत्म हो चुकी है और अब वही अब ऐशुल अदल बन चुकी है। उसको वो समझते थे कि ऐशुल अदल के पीछे इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और वो कहाँ है? वो पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से इस साइड पे बलूचिस्तान में। सस्तान बलूचिस्तान का उनका अपना सूबा है और ये वहां से अटैक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं हमने कई दफा पाकिस्तान को बताया कि भाई इनको कंट्रोल करें, इस तरह ना करें। लेकिन हमारे जो मेरे वतन अजीज के लोग हैं वो वहां पे क्या करते हैं? वो मुल्क की हिफाजत में मसरूफ नहीं है, स्मगलिंग में वो मसरूफ है वहां पे। हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने वादा किया था कौम के साथ कि मैं स्मगलिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन करूंगा, लेकिन नहीं किया। अगर वो मुल्क की हिफाजत करें तो वहां यहां पे ऐशुल अदल ना आए, वहां पे लोग करप्शन में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और ये आपको मानना पड़ेगा, दो सूबे आपके जो साथ, आपके बलूचिस्तान के साथ और जो दूसरा केपीके के अंदर वहां पे टीटीपी है, आपका वहां बॉर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि स्मगलिंग कर रहे हैं आप बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी बाड़ें जो हैं वो पठान भाई जो है वो वहां से उतार के वो स्क्रैप में बेच रहे हैं। आप उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, दुख के साथ मैं कहूंगा, क्योंकि आप अभी तक किस चीज में मसरूफ हैं? आप सियासी, आप अपने इंतखाबी निशानों में किसी को जूता दे दिया, किसी को थप्पड़ दे दिया, किसी को बोतल दे दी, किसी को साइकिल दे दिया, और वो भाग रहे हैं अदालतों में और आपके जज उनके साथ मजाक करते फिर। आप दर हकीकत आप मजाक खेल रहे हैं 76 साल से, आज भी यही खेल रहे हैं। लेकिन चलें उससे आगे चलते हैं। अब उन्होंने हमला कर दिया तो अब आपको फिक्र यह पड़ गई कि आज अगर ईरान ने हमला किया है अंदर घुस के और हमने इसका जवाब ना दिया तो दूसरा हमला कहां से आएगा? भारत से आएगा। सर पहले भी तो आया था भारत से एक हमला, तो लेकिन उसका फिर उन्होंने जवाब दिया था ना। देखिए अपने वो जो भाईजान मूछों वाले पायलट थे वो उसी में थे ना, चाय वाय उनको पिलाते रहे। तो अब ये अगर इसका जवाब ना दे तो दूसरा हमला वहां से आना, तो फिर जवाब तो देना था, जवाब दिया। लेकिन दूसरा है, इसके पीछे एक सीक्रेट भी है कि हमारे आर्मी चीफ साहब अभी अमेरिका से होके गए, अमेरिका ने भी डॉलर की बात की है, आईएमएफ की किस्तें भी ले ली आपने, तो उनको भी तो खुश रखना है। तो आपने ईरान का जवाब देना था, दिया आपने, बहुत अच्छा किया, मैं सपोर्ट करूंगा उसको। लेकिन आईएमएफ के पैसे भी आ चुके हैं, आपके यूए के कर्जे भी आगे उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं। हालात आपके ठीक हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले पड़ चुके हैं। दो चीजें, मैं यहां पे आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे दो चीजें चल रही हैं, बहुत बड़े इशारे दो मौजूद हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का हफ्ते का दौरा, बहुत लंबा दौरा वॉशिंगटन डीसी का, कामयाब समझा जाता है। वो बड़ा आपके रीजन के लिए वो बहुत बड़ा इशारा है। दूसरा इशारा है डॉक्टर जयशंकर साहब का रूस जाना और फिर उनका ईरान जाना। इससे कई इशारे मिल रहे हैं पहले कि ब्लॉक जो है वो तब्दील हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। यहां कुछ बातें ये भी चल रही हैं। दो चीजें यहां बताना चाहूंगा मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने दोबारा सिग्नल दिया है कि अगर इजराइल 2 स्टेट फलस्तीन के बारे में बात करता है तो हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, तस्लीम करें। डेवोस के अंदर उनके जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इशारा दिया है। दूसरी जो बात चल रही है इस वक्त वो ये चल रही है कि ये जो झगड़े शुरू हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमने ना कुछ किया उनका, तो आगे फ्यूचर में मजीद प्रॉब्लम बनेंगे। वो दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? हिजबुल्लाह है और हमास है। और जो मुसलमान कंट्रीज ब्लॉक बनाएंगे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ महाज बनाने के लिए, पाकिस्तान उसमें शामिल है। और ये बातें ईरान को भी पता है और उन्होंने भी सिग्नल भेजा कि आप भाईजान, आप ये अगर डॉलर वाली ट्रेन पे चढ़ोगे तो फिर हम ये करेंगे। देखें, लेकिन उसका जवाब दिया गया है, देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान देखें आपके अंदर, मैं बल्कि बताना चाहूंगा कि इस वक्त उनकी मैंने इस पर काफी रिसर्च की है क्योंकि ये मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का और करंट अफेयर्स का। तो यहाँ लगे हाथ जब इस पर बात कर रहे हैं तो मैं दोनों कंट्रीज की स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि ईरान के पास इस वक्त क्या है, आपके पास क्या है। आपके 6,54,000 फौजी जवान मौजूद हैं, उनकी ताकत क्या है? 6,10,000। आपका बजट जो है $6.3 बिलियन साल का है, उनका $9.9 बिलियन है। आपके पास 1434 तैयारे मौजूद हैं, उनके पास 551 तैयारे हैं। आप इनमें से 386 जो है 386 जो है आपके फाइटर हैं।
उसके बाद आपके जो टैंक हैं, आपके पास 3742 टैंक्स हैं, 3400 3742, उनके पास 1996 1996। आपके पास नेवी के 144 शिप्स हैं, उनके पास 101 शिप्स पर। उनके पास तेल है, आपके पास करप्शन है। लेकिन एक चीज है कि आपके पास एक पटाखा है, आप हर वक्त जो जरा इधर उधर से आपके पास से गुजरे, आप फौरन कह देते हैं भाई हम पटाखे वाले लोग हैं। अब वो पता नहीं क्या उसका इस्तेमाल है क्या नहीं है, ये मैं आप खुद जाने। आपने अभी रखा है या बेच दिया है, क्या किया है, इसका अभी तक मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये आपको मैंने आपका कंपैरिजन बता दिया है कि उनके पास क्या है, आपके पास क्या है। लेकिन जिस तरह बताया है आपका कि दोनों जो भाईजान हैं उन्होंने कह दिया है भी हम भी अब बस कर देंगे, इन्होंने भी कह दिया बस कर देंगे। जो अच्छा, हाँ, एक और बात यहाँ जरूरी है कि वहां भी अब मार्च में इलेक्शन होने हैं ईरान में। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, जहां इलेक्शन होता है वहां आप ये लोगों को मारना शुरू कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ये एक नई बीमारी है, पता नहीं कहां से निकल आई, लेकिन काफी अरसे से चल रही है। जो एक नई बातें मुझे इस सारी रिसर्च के अंदर पता चली हैं कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ईरान ने जो 2 हमले इराक पे किया, जो था कुर्दिस्तान के एरिया में, वहां पे उनको शक था कि यहाँ पे इजराइल के लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो इसलिए मारा है। जो सीरिया के अंदर उन्होंने अटैक किया है, वो कहते हैं हमने सुलेमानी साहब का बदला लेना था आइसिस से, और वहां पे हमने आइसिस पे अटैक किया है। और दूसरा ये जो जैशुल अदल वाले लोग थे, ये भाईजान भी घुस के वहां पे हमले करते थे, वहां उनको तंग करते थे, तो वो कहते हैं। लेकिन इसके पीछे सुलेमानी साहब, मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि सुलेमानी साहब जिनको मारा गया था वो हमारे पाकिस्तान के वतन अजीज से 1989 के अंदर एसएसजी की कमांडो ट्रेनिंग करके गए थे यहाँ से। ईरानी यहाँ पढ़ने आते हैं जो उनके फौजी ट्रेनिंग करने आते हैं, उसमें सुलेमानी साहब भी कर गए थे। लेकिन पाकिस्तान को धमकियां भी बहुत देते रहे हैं जैशुल अदल के हवाले से और जुंदुल्लाह। लेकिन सर, पाकिस्तान ने जो अटैक किया ईरान पे, क्या उसमें पाकिस्तानियों को ही मारा है? इसलिए कि वो तो कह रहे हैं कि ईरानियन सिटीजन नहीं थे जिनको हिट किया गया। 9 लोग मारे गए हैं और मैं उसमें थोड़ा मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। दूसरे तो मारे गए हैं, 4 बच्चे भी मारे गए। इधर जो उन्होंने अटैक किया था इसमें भी 2 बच्चे मारे गए थे। लेकिन ये फिर होता है, इसको अगर हमारे जैसा कोई बंदा जरा गुस्से से पूछे तो कह दिया जाता है ये कोलैटरल डैमेज है। बच्चों का क्या है, हो सकता है टेररिस्टों के बच्चे हो, क्या पता है इसमें। जो दूसरी चीज है कि ये हुआ बहुत बड़ा हादसा, तो हमारे जो काकड़ भाईजान ने जो वेकेशन पर गए थे, उनको अपनी छुट्टियां, वो स्कीइंग कर रहे होंगे वहां पे पहाड़ी पे किसी पे, तो उनको कहा गया भाई भाईजान आप भी वापस आ जाएं, फिर चले जाइएगा, क्या फर्क है, जहाज तो आपके पास है ही, मौजूद है, पेट्रोल भी सरकारी है, आप फिर चले जाइएगा, आ जाए वापस, लोग आपको याद कर रहे हैं। तो वो भी वापस आ गए। फॉरेन मिनिस्टर साहब कहां थे? वो युगांडा में थे, छुट्टियां मना रहे हैं लोग। आप बहुत पैसा आपके पास, आमदन बरोनाई है भाई आप, तो भाई आप छुट्टियों पे गए थे, 2 लोगों को वापस आना पड़ गया। गालियां दे रहे होंगे यार ये क्या ड्रामा कर दिया है। वो कह रहे होंगे मैं युगांडा में सफारी कर रहा था। ये भाईजान जो चॉकलेट और घड़ियां लेने गए थे साथ, कह के पहाड़ों पे बर्फ बहुत अच्छी है, सुंदर लग रही है, यहाँ पे स्की की जाए। तो काकड़ भाईजान भी वापस आ गए हैं अपना दौरा शॉर्ट करके। ये 2 लोगों का नुकसान हो गया है, बाकी आपका कुछ लोगों का फायदा हो गया। कुछ जो हमारे एंकर भाईजान तो इलेक्शनों में बड़े मसरूफ थे, इधर धक्कड़ पेल चल रही थी। आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया इलेक्शन होने नहीं चाहिए, जो कराची से। लेकिन ये कि बड़ा लोगों ने इंतखाबी निशान जो मिल रहे थे, हाई कोर्ट के जज अलग परेशान थे, इलेक्शन कमीशन अलग परेशान है, लोग अभी भी परेशान है कि इलेक्शन पता नहीं होने भी या नहीं होने। कुछ मेरे जैसे लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, कैबिनेट भी बन चुकी है, तो सिर्फ एक कार्रवाई रहती है उस दिन। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े लतीफे जिंदगी में हुए हैं। एक इलेक्शन ऐसा भी हुआ था कि जनरल अयूब साहब थे, फील्ड मार्शल जो वाहिद एक हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो इलेक्शन हार रहे थे, तो ये जो CSS अफसर भाईजान है यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से और हार्वर्ड से, तो उन्होंने पूछा जनरल साहब आप परेशान है? उन्होंने कहा यार मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, परेशान हूँ तो क्या हूँ, फातिमा जना इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने आपको किसने कहा आप हार रहे हैं? उन्होंने कहा सारे रिजल्ट आ रहे, मैं तो हार रहा हूँ। उन्होंने कहा लोगों को किस तरह पता चलेगा? लोगों को रेडियो पे ऐलान हो जाएगा। उन्होंने कहा रेडियो पे अभी हम ऐलान कर दें कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। और फिर इसी तरह ऐलान हुआ कि अयूब खान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, फिर वो जीत गए। सर अभी तक वैसे ही होते हैं इलेक्शन, अभी तक पब्लिक को पहले से पता होता है। मेरा मुर्शद जो है रियासत मदीना का ठेका जिनके पास था, ईंटें वो लगा रहे थे रियासत मदीना की, डस्का में इलेक्शन हुआ था, तो बता देना क्या हुआ था। पूरे का पूरा अमला किडनैप हुआ था भाईजान, वहां से पूरे का पूरा अमला किडनैप हुआ
और वो एक दिन डस्का से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका पूरे का पूरा हमला, रिजल्ट लेके बताया गया था धुंध थी बहुत ज्यादा। तो भाई क्या फोन किधर थे आपके मोबाइल? कहते फोनों की बैटरियां खत्म हो गई। तो चले कोई नहीं, ये ऐसा होता है। पाक जो कंट्री बना हो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, जो कंट्री बना हो इस्लाम का किला बनने के लिए, वहां क्या हर चीज होती है वहां पे। इस्लाम की खातिर कर रहे हैं ना भाई आप ये सारा कुछ इस्लाम की खातिर कर रहे हैं, और ये आपको इसका सवाब मिलेगा, मिल रहा है सवाब आपको। 76 साल से आपको सवाब मिल रहा है। आपका जिसको हाथ पड़ता है टोरंटो में कोठियां ले रहे हैं, पीआर ले रहे हैं, तालीम की डिग्रियां हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की हैं, लेकिन अपने मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये सवाब का ये पाकिस्तान। मगर सर अब बचा कौन सा? जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सभी नाराज हैं फिर पाकिस्तान से। अब ईरान रह गया था, उसने भी अटैक कर दिया, तो अब सिर्फ चाइना ही रह गया। आरजू आप कैसी बात, आप भाई 23 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से नाराज हैं, दूसरे किस तरह राजी होंगे? आप तो खुद नाराज हैं पाकिस्तान से। अपनी मां के कपड़े फाड़ता है कोई बंदा, मुझे ये बता दें, उसको क्या कहेंगे आप? आप तो खुद अपनी मां के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे हैं, आप खुश हैं पाकिस्तान से? मुझे 36 साल हो गए आरजू, मेरे कान तरस गए हैं कि वहां से कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई मुझे बताया जाए पाकिस्तान फलान जगह तरक्की कर रहा है, मैं सुनूं ये बात। मैं जब वापस जाता हूं खून के आंसू रोता हूं। हर साल मैं नई तबाही देखता हूं, आगे से रिवर्स गियर में चल रहा है, रिवर्स जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं बताना, काकड़ भाईजान जो स्विट्जरलैंड गए थे, डाइवो, कहते मैं कारोबार लेने जा रहा हूं, वहां से लोगों को कन्विंस करूं। और यार जो पहले वहां से भाग रहे हैं पैसा ले लेके, मेरे कई दोस्त भाग रहे हैं वहां से पैसा, जमीनें अपनी बेच बेच के, घर बेच बेच के भाग रहे हैं वहां से। उनको तो रोको, हाँ बिल्कुल। उनको तो रोको यार। पता है इनको, इनको पता है। काकड़ साहब का बयान था ये, जो लोग यहां से जा रहे हैं भाग भाग के, अच्छा है बाहर जाए, पैसे कमा के भेजेंगे। हाँ ये तो चाहते हैं कि लोग चले जाए। भाई ये तो चाहते हैं ना, ये बाहर से मेरे जैसे लोग मजदूर जो है जाके डॉलर भेजें, रियाल भेजें, और इनकी आवारा औलादें जो है वो जाके कनाडा में प्रॉपर्टियां खरीदें और लंदन में, दुबई में फ्लैट खरीदें। ये तो चाहते हैं कि ये चल किस पे रहा है, मेरे जैसे लोगों के खून पसीने से चल रहा है ये। क्या करें फिर, क्या करें? उन बाहर से ना लाओ, जो भाग रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करो। रोकेंगे कैसा? मुझे ये पता है, जिस मुल्क के ऊपर पड़ोसी मुल्क बम मार रहे हो, मिसाइल मार रहे हो, जहां से टीटीपी अंदर घुस घुस के मार रही हो आपके फौजियों को, सिपाहियों को, वहां को पैसा लेकर आएगा कैसे? यार इनको पता नहीं, इनकी अकल ही नहीं है, फहम ही नहीं है। सर ये कोशिश भी तो नहीं करते ना, इनकी कोई कोशिश नहीं होती कि मुल्क के हालात सही हो और कोई बाहर से पैसा लेके या काम लेकर आए, कोई कोई कंपनी आए। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी तो फैमिली सब बाहर है, तो ये क्यों करेंगे? यही तो मेरा रोना तो यही है ना आरजू, कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है ना। आपने पाकिस्तान बनाया है 1947 में, लोगों ने धोखा किया आपने कि हाँ जी पाकिस्तान का मतलब क्या है। जब जब इलेक्शन होता है यही नारा निकाल लेते हैं आप, पाकिस्तान का मतलब क्या है। कुछ समझने की कोशिश करो यार, इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन इसकी करके देख लो। इस तरह मुल्क होते हैं ये, जिस तरह चल रहे हैं। तो सर बाकी सारी कंट्रीज तो तरक्की कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, चाहे हमारे साथ जिस जिसका भी बॉर्डर है, चाहे भारत हो या बांग्लादेश हो, या बांग्लादेश का चलो बॉर्डर नहीं लेकिन था तो कभी हमारा। लेकिन ये कि और सारी कंट्रीज, उनको देख के भी हमें शर्म क्यों नहीं आती? शर्म हो तो आए। देखिए दो चीजें हैं आरजू, आप यूनाइटेड इंडिया को देखें, जिसका एक हिस्सा समझा जाए कि नेपाल भी हिस्सा था, बर्मा भी हिस्सा था, अफगानिस्तान को भी ले लें, भी उसी का हिस्सा था, बांग्लादेश भी उसका हिस्सा था। सबसे ज्यादा इस वक्त उनमें सबसे ज्यादा कमजोर और करप्ट हैं सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हो कमजोर। बांग्लादेश की अब चले छेड़ दें, आपने बांग्लादेश की बात कर दी। बांग्लादेश की मैंने अगले दिन आपको बताया था कि उनकी इकानमी और आपकी इकानमी का क्या है। उनकी क्या, उनकी एक्सपोर्ट 59 बिलियन है, आपकी 40 बिलियन है। उनकी जीडीपी ग्रोथ 5.6% है, आपकी 0.5% है। उनका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होने के बावजूद 9.4 है, आपका 30% है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2457 है, आपकी $1505 है। तो आप क्या, मेरा मकसद कुछ, लेकिन देखें, जब आपको चलाने वाले, देखें जो मेरे अनपढ़ भाई हैं वो तो वैसे उनको पता नहीं ना, सुबह उठ के खाना खा के फिर सो जाते हैं खाना खा के, उनको क्या पता है दुनिया में क्या बिक रहा है, ना उन्हें पता इस्लाम क्या है, ना पता इंसानियत क्या है, ना तालीम का पता है, उनका क्या है। और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, हार्वर्ड से, जहां जिस शहर में आप बैठी हैं वहां पे कुछ 50,000 लोग होंगे जिनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां हैं। जब उनका ही कोई जमीर नहीं है, हार्वर्ड की डिग्रियां, ऑक्सफोर्ड ने उनका ही कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मुल्क किस तरह चलेगा?
और उनको सबको किस पे यहाँ पे पढ़ाया गया है, उनको और उनके बच्चों को आपके खर्चे से, आपके खून पसीने से। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर सरकारी अफसर को, सीएसएस अफसर को यहाँ भेजती है। करता क्या है वो? क्या करता है वो? जाके लूट रहा है पाकिस्तान, अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहा है। तो खुश किसी चीज में है कि मेरे बच्चे लंदन में सेटल हो गए हैं, मेरे बच्चे कनाडा में सेटल हो गए, पीआर मिल गया है, टीआर मिल गया है, पता नहीं क्या और कैसे। सर यहाँ पे सरकारी अफसर सर, उनके पास इतनी गाड़ियां दी होती हैं और पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, घर सब कुछ फ्री, उसके बाद घूम रहे होते हैं। हमारे खुद अपने कई जानने वाले ऐसे 2-2 गाड़ियां सरकारी उनके घर में खड़ी रहती हैं खामाखाई में, अपनी गाड़ियां अलग है। जमीर जो नहीं, जमीर मुर्दा हो चुके हैं, जमीर मुर्दा। क्या करें? कोई मेरी समझ को, एक लफ्ज मैं बचपन में सुनता था, कहते थे कहतुर रजाल, कहतुर रजाल। कोई पूरा मर्द तो मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, क्या किया जाए? क़यामत की अलामतें हैं, मैं क्या समझूं? किसी से पूछे कोई, पाकिस्तान एक क़यामत, जिंदा क़यामत है, लिविंग हेल है। मैंने किसी से, अगले दिन में किसी कहा, यार पाकिस्तान में रहना, सिर्फ रहना एक फुल टाइम जॉब है। अपने आप को बचा के रखना, गाड़ी को बचा के रखना, ऐसा ही सर, पुलिस से बचा, पुलिस से बचा। भाई गुंडों से बचना तो अलग बात है ना, चोरों से, पुलिस से भी बचना पड़ता है, वो भी गुंडे हैं यूनिफॉर्म में। पुलिस से बचना, थाने से बचना, अदालत से बचना, अस्पताल से बचना, डॉक्टर से बचना, चोर से बचना, मांगने वाले से बचना, यार कैसा? ये तो सर हम तो एजेंसी से भी बच रहे, एजेंसी से भी बचे, पुलिस से भी बचे, फौज से भी बचे। फोन आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, हाँ। क्या अलग देख रहे हैं आपको? आपने खाया क्या है, आपने पिया क्या है, आप क्या करेंगे, कब पकड़ेंगे, आपकी इनकम क्या है? तो फिर आप बताएं मुझे, ये फिर इस तरह चलेंगे? कितना अरसा चलेंगे भैया, कितना अरसा चलेंगे? यही मेरा क्वेश्चन है। ये मैं जो आपके आवारा लोग हैं, जो जिनके पास हार्वर्ड की डिग्रियां हैं, मैं उनसे खुला क्वेश्चन है, कितना अरसा लूट लोगे यार इसको? और उनको मैं बार बार कहता हूं, यहां आओगे कनाडा में, कब्रिस्तान यहां भी हैं, अमेरिका में लोग जॉन हॉपकिंस में भी मर रहे हैं रोजाना। और मैं इनकी मौत को कुत्ते की मौत कहता हूं, जो हराम की अपने औलाद को खिला के और हराम अपनी माँ के कपड़े फाड़ कर आते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं यहाँ पे। चले, जमीर अपना भाई, अपना अपना जमीर है। बिल्कुल सर, इनको ना एहसास होता है ना शर्म आती है इन लोगों को। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।